हों जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। ये कहानी है बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता की जिसे भारतीय सिनेमा का पूरा एक अध्याय कहा गया। हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। वो एक्टर जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हुई, वो हीरो जिसने अवार्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और राजेश खन्ना भी जिसके सामने पानी कम लगते थे। अरे कोई है, अरे कोई बचा लो रे। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर कहे जाने वाले दिलीप कुमार की। लेकिन क्या वो सच में लीजेंड थे? सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। कैसे मोहम्मद यूसुफ खान नाम का एक मुसलमान लड़का दिलीप कुमार बना? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो मनोज कुमार उन्हें अपना गुरु मानते थे, उसी के साथ दिलीप कुमार ने कभी काम ना करने की कसम खा ली थी? भगवान साक्षी है, वो गवाह है। वो गवाह है कि दोस्ती का चोला पहनकर तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। कैसे दिलीप कुमार ने एक दो नहीं बल्कि चार लड़कियों को अपनी प्रेमिका बनाया, और क्यों उन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली? पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम। दिलीप कुमार धर्मेंद्र से क्यों जलते थे? राजकुमार और दिलीप कुमार में दुश्मनी की असली वजह क्या थी? और आखिर कैसे अपने आखिरी दिनों में दिलीप कुमार मौत को जिंदगी से बेहतर मानने लगे थे? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गूंज है उस भारत की ढैंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे। 11 दिसंबर 1926 को पेशावर में लाला गुलाम सरवर और आयशा बेगम के घर पर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मोहम्मद सरवर यूसुफ खान। और उनके घर में क्रिकेट टीम से भी ज्यादा भाई बहन थे। क्या बात कर रहे हैं? यूसुफ खान के पिता के कुल 13 बच्चे थे और यूसुफ खान 5वें नंबर पर थे। पेशावर उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जो अब पाकिस्तान में है। कुछ समय बाद उनका परिवार नासिक में आकर बस गया। यहीं यूसुफ खान की पढ़ाई लिखाई हुई और राज कपूर यूसुफ खान के स्कूल फ्रेंड्स रहे। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू। लेकिन नासिक भी उन्हें रास नहीं आया और परिवार बंबई आकर बस गया। यूसुफ खान के पिता चाहते थे कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करे, लेकिन यूसुफ खान कुछ अलग करना चाहते थे। एक दिन बाप बेटे में बहस हो गई और यूसुफ खान घर छोड़कर पुणे चले गए। अच्छा पिताजी आ गया, जिंदगी रही तो फिर दर्शन करूंगा। वो पढ़े लिखे थे तो उन्हें ब्रिटिश मिलिट्री की कैंटीन में हिसाब किताब का काम मिल गया। एक दिन कैंटीन का मेन शेफ छुट्टी पर था, तो ब्रिटिश जर्नल के लिए यूसुफ खान ने सैंडविच बनाया। वह सैंडविच जर्नल को इतना पसंद आया कि उसने यूसुफ की तारीफ की, और यूसुफ इस तारीफ से इतना खुश हुए कि उन्होंने उसी कैंटीन के बाहर ही सैंडविच की स्टॉल लगा ली। ये जोश का वक्त नहीं है, हमारे इम्तिहान का वक्त है। और ये काम भी उनका अच्छा चलने लगा। एक दिन उनके स्टॉल के सामने ही ब्रिटिश सरकार के विरोध में खूब नारे लगे। यूसुफ खान ने भी मंच पर चढ़कर खूब नारे लगाए और अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। इनकलाब एक ही असूल जानता है, तलवार का बदला तलवार और खून का बदला खून। और उन्हें क्रांतिकारियों के साथ पकड़कर जेल में डाल दिया गया और उनकी स्टॉल बंद कर दी गई। इसके बाद यूसुफ खान वापस बंबई लौट आए और अपने पिता के साथ फलों का व्यापार करने लगे। यही काम करते हुए यूसुफ खान की मुलाकात हुई डॉक्टर मसानी से, जिसने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी और कहा कि तुम्हें एक बार फिल्मों में ट्राई जरूर करना चाहिए। यूसुफ खान ने भी उनकी बात मानी और उनके कहने पर बंबई टॉकीज की मालकिन और उस समय की पहली बॉलीवुड की हीरोइन कही जाने वाली देविका रानी से मुलाकात की। मैं पत्थर की मूर्ति को देवी समझता रहा। देविका रानी वो पहली हीरोइन थी जो ना सिर्फ एक हीरोइन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थी, बल्कि उसी ने बॉलीवुड में पहला प्रोडक्शन हाउस बंबई टॉकीज की भी शुरुआत की थी। डॉक्टर मसानी की सिफारिश पर देविका रानी ने यूसुफ खान को स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर 1250 रुपए प्रति महीना की सैलरी पर रख लिया था। उस समय पर ये पैसे इतने ज्यादा थे कि यूसुफ खान को लगा कि ये साल भर की तनख्वाह की बात कर रही हैं। लेकिन जब देविका रानी ने कहा कि ये महीने भर की तनख्वाह है, तो यूसुफ खान के मुंह से बस यही निकला, मैं गरीब आदमी साहब, इतने सारे रुपए एक साथ देकर घबरा गया।
यूसुफ खान मन लगाकर काम करने लगे और वह देविका रानी के पसंदीदा बन गए। उस समय पर देविका रानी एक फिल्म बना रही थीं जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने यूसुफ खान को हीरो बनाने की तैयारी की, लेकिन उन्हें यूसुफ खान नाम पसंद नहीं आया और उस समय पर मुस्लिम नाम के एक्टर को लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे। इसलिए ज़्यादातर मुस्लिम एक्टर अपना हिंदू नाम रखते थे ताकि भारत के लोग उन्हें अपना समझें और प्यार दें। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। हालांकि ये एक तरीके से भारतीय ऑडियंस को बेवकूफ बनाने जैसा ही था। देविका रानी ने यूसुफ खान को 3 नाम बताए, वासुदेव, जहांगीर और दिलीप कुमार, और उनसे कहा कि इनमें से कोई भी एक नाम पसंद कर लो, उसी नाम से तुम फिल्मों में काम करोगे। यूसुफ खान को ना चाहते हुए भी अपना असली नाम छोड़ना पड़ा और उस समय अशोक कुमार भी देविका रानी की फिल्मों में काम करके हीरो बने थे और यूसुफ खान उनसे एक्टिंग सीखते थे। उन्हें अशोक कुमार के जैसा ही नाम चाहिए था, इसलिए उन्होंने दिलीप कुमार नाम पसंद कर लिया और इस तरह मोहम्मद यूसुफ खान नाम का एक मुसलमान लड़का भारतीय सिनेमा का दिलीप कुमार बना। 1944 में दिलीप कुमार की पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था ज्वार भाटा, और अपनी पहली ही फिल्म की हीरोइन पर उनका दिल आ गया, जिसकी कहानी भी बड़ी रोचक रही और इसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। मेरा दिल तड़पा कर कहाँ चला। ज्वार भाटा फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन सिनेमा को एक नया हीरो मिल गया और फिर जो फिल्में आईं तो दिलीप कुमार छाते चले गए। दिलीप कुमार ने प्रतिमा, मिलन, जुगनू, नदिया के पार, शहीद, मेला, घर की इज्जत, अनोखा प्यार जैसी कई सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी और हर किसी को पछाड़ते हुए वह 2-3 साल के अंदर ही नंबर 1 बन गए। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा। दिलीप कुमार का नशा लोगों के सर ऐसे चढ़ा कि फिर उतरा ही नहीं और हर किरदार में दिलीप कुमार बसने लगे। उनकी फिल्में सुपरहिट होने लगी। 1949 में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। फिल्म आई अंदाज। टूटे ना दिल टूटे ना, जो लव ट्रायंगल पर आधारित थी और दिलीप कुमार ने राज कपूर को भी एक्टिंग में मात दे दी। फिल्म की कहानी लोगों को इतनी पसंद आई और फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है, वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ा सकता। छोड़िए, क्या रखा है इन बातों में। लव ट्रायंगल पर बनी यह बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसकी नकल आज तक बॉलीवुड कर रहा है। कभी 2 लड़के एक लड़की से प्यार करते हैं तो कभी 2 लड़कियां एक लड़के से। 1950 में नरगिस जोगन बनी और दिलीप कुमार ने इस फिल्म में भी ऐसी एक्टिंग की कि यह फिल्म उनकी एक यादगार फिल्म बन गई। अगर मेरे आने से आपको दुख होता है तो मैं नहीं आऊंगा। दिलीप कुमार की जोड़ी नरगिस के साथ भी खूब जमी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और हर कोई उन्हें एक साथ पर्दे पर देखकर खुशी से झूम उठता था। इसके बाद भी तराना, हलचल, दीदार, संग दिल और दाग वो फिल्में रहीं जिनमें काम करके दिलीप कुमार सुपरस्टार बन गए। दर्द के मारों का और लोग उनकी एक झलक के दीवाने हो गए। 1952 में आई फिल्म आन और इस फिल्म को आज भी दिलीप कुमार की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। फिल्म का हर गाना हिट था और कुछ गाने तो ऐसे थे कि अगर आप उसे देख लें तो अपने आप आपका चेहरा खिल जाएगा। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। और लड़कियां दिलीप कुमार की ऐसी दीवानी हुई कि उनके मुंह से बस यही निकलता, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। इसके बाद भी दिलीप कुमार की कई बेहतरीन फिल्में आईं और इसी तरह की एक फिल्म थी फुटपाथ, जिसमें दिलीप कुमार की एक्टिंग देखकर सच में लगता है कि वह लीजेंड है। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं हैं। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। इसके बाद 1954 में आई अमर, जो बड़ी हिट हुई। 1955 में आजाद आई और इसने भी सफलता के झंडे गाड़ दिए। इसके बाद उड़न खटोला और इंसानियत जैसी फिल्में भी बड़ी हिट हुई। इसके बाद आई वह फिल्म जिसने दिलीप कुमार को दिलीप साहब बना दिया। फिल्म का नाम था देवदास और इस फिल्म की तो क्या ही तारीफ की जाए। चंद्रमुखी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
फिर भी पारो की बहुत याद आती। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि हर गली मोहल्ले में छिपे हुए देवदास निकलकर बाहर आने लगे। इसी की कॉपी करके शाहरुख खान भी देवदास बने थे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और दिलीप कुमार की एक्टिंग का हर कोई फैन हो गया। 1957 में दिलीप कुमार को फिल्म मदर इंडिया ऑफर हुई थी, जिसमें काम करने से दिलीप कुमार ने यह कहकर मना कर दिया कि नरगिस मेरी हीरोइन है और मैं उसके बेटे का किरदार नहीं निभा सकता। लेकिन इसी साल दिलीप कुमार एक ऐसी फिल्म में नजर आए जिसे आज भी लोग सबसे बेहतरीन क्लासिकल फिल्म मानते हैं। हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। इस फिल्म का नाम था नया दौर और शायद ही कोई होगा जिसने नया दौर फिल्म ना देखी हो। फिल्म के गाने ऐसे थे कि लोगों के दिलों में बसते चले गए और जब दिलीप कुमार ने ये गाया, वो तुझे चांद के बहाने देखो तो छत पर आजा गोरिये, तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इसकी सिर्फ टून और म्यूजिक सुनकर ही अपने आप मन गुनगुनाने लगता था। और इसी फिल्म का गाना था, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, जो आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर स्कूल में बजता है। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। इसके बाद भी उनकी कई बेहतरीन फिल्में आईं। 1958 में आई फिल्म मधुमती, और यह फिल्म भी कमाल की थी। यह वो समय था जब दिलीप कुमार अपने करियर के पीक पर थे और लोग उन्हें द ट्रेजेडी किंग कहने लगे थे। 1959 में दिलीप कुमार ने पहली बार राजकुमार के साथ काम किया। फिल्म का नाम था पैगाम और यह दिलीप कुमार और राजकुमार की पहली और आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार राजकुमार के छोटे भाई बने थे। एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। लड़की से शादी करना और राजकुमार ने वो थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि दिलीप कुमार को लगा कि जैसे राजकुमार ने उन्हें जानबूझकर वो थप्पड़ मारा है। इसलिए दिलीप कुमार राजकुमार से भिड़ गए। दोनों में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने कभी भी एक साथ काम ना करने की कसम खा ली और उनकी दुश्मनी बॉलीवुड के दो दिग्गजों की सबसे बड़ी लड़ाई बनी, जो सालों तक चली। 1960 में दिलीप कुमार की एक ऐसी फिल्म आई जिसने भारतीय सिनेमा को अमर कर दिया। इस फिल्म का नाम था मुगले आजम। अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, और शायद ही कोई होगा जिसने मुगले आजम का नाम ना सुना हो। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने सलीम का किरदार निभाया और इस फिल्म के बनने की कहानी पर ही एक फिल्म बन सकती है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। मधुबाला और दिलीप कुमार को कौन भूल सकता है। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। और ये बॉलीवुड की पहली सबसे महंगी फिल्म थी, जिसे भारत की पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म का भी खिताब मिला था। इसके बाद भी गंगा जमुना, लीडर, दिल दिया दर्द लिया जैसी सुपरहिट फिल्में आईं। 1967 में दिलीप कुमार की फिल्म आई राम और श्याम, जिसमें दिलीप कुमार ने डबल रोल किया और ये भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसमें लोगों ने एक जैसे दो लोगों को पर्दे पर देखा। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। इससे पहले कभी किसी भी फिल्म में डबल रोल नहीं होता था। मतलब दिलीप कुमार वो पहले एक्टर बने जिसने डबल रोल की शुरुआत की और लोगों के साथ साथ सिनेमा के लिए भी मनोरंजन का एक नया रास्ता खोल दिया। 1968 में आई संघर्ष और सच में इस फिल्म ने भी कई रिकॉर्ड बनाए। इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और आज भी लोग इसे पसंद करते हैं। मेरे पास आओ, नजर तो मिला। यह वो समय था कि फिल्म के गानों के भरोसे आप पूरी फिल्म देख सकते थे और उस समय क्लासिकल गाने तो मानो देश की पहचान ही बन चुके थे। इसके बाद दिलीप कुमार मनोज कुमार के साथ दिखाई दिए। फिल्म का नाम था आदमी और इस फिल्म में दिलीप कुमार ने एक अपाहिज आदमी का किरदार निभाया था। ना आदमी का कोई भरोसा,
न दोस्ती। यह फिल्म भी कमाल की थी और मनोज कुमार के साथ आई उनकी यह फिल्म एक यादगार फिल्म बनी। इसके बाद भी दिलीप कुमार की कई फिल्में आईं, लेकिन अब दिलीप कुमार की उम्र ढलने लगी थी और अब वो हीरोइन के साथ एक हीरो के तौर पर रोमांस करते हुए जच नहीं रहे थे, इसलिए उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। दिलीप कुमार ने 1976 में आई फिल्म बैराग में काम किया। अरे सुनो एक बात सुनाऊं, जिसमें उनकी हीरोइन थी सायरा बानो। और इस फिल्म के बाद एक लंबे समय के लिए दिलीप कुमार ने फिल्मों से दूरी बना ली। उनका कहना था कि अब बॉलीवुड में मेरे करने लायक फिल्में नहीं बची हैं, जैसी फिल्में मुझे चाहिए अब वैसी फिल्में बॉलीवुड में नहीं बनती हैं, और अब मैं पर्दे पर रोमांस भी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी उम्र हो गई है और मैं एक फ्लॉप एक्टर बनकर अपने सुनहरे फिल्मी करियर पर दाग नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैं हमेशा के लिए फिल्मों से संन्यास ले रहा हूं। और फिर लगभग 5 साल तक दिलीप कुमार ने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। मनोज कुमार दिलीप कुमार को अपना आइडल मानते थे। उन्हीं की फिल्मों को देखकर मनोज कुमार भारत कुमार बने थे। तुम ऐसा सोचते हो यही तुम्हारा बड़ापन है। मनोज कुमार का सपना था कि जिस एक्टर की एक्टिंग को वो 9 साल की उम्र से देखकर बड़े हुए हैं, जिसकी सिर्फ एक फिल्म देखकर उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया था, जिसे वो अपना आइडल मानते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें लेकर वो एक फिल्म बनाएंगे जिसके डायरेक्टर वो खुद होंगे और दिलीप कुमार को वो सीन समझाएंगे। लेकिन अब दिलीप कुमार फिल्मों से दूरी बना चुके थे। मनोज कुमार ने अपनी फिल्म क्रांति बनाने की तैयारी शुरू की और यह फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। जिंदगी की ना टूटे लड़ी। सबसे पहले वो दिलीप कुमार को फिल्म में साइन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि मेरी फिल्म में जो किरदार है उसे आपके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। दिलीप कुमार ने जब कहानी सुनी तो उन्हें अपना किरदार पसंद आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे डायरेक्शन में काम करने के लिए तैयार हूं। उम्मीद है कि तुम एक अच्छी फिल्म बनाओगे। किस पर चलेगा ये अंग्रेजी बारूद? हिंदुस्तान के सीने पर। मनोज कुमार की यह सबसे बेहतरीन फिल्म बनी, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसकी चर्चा हम मनोज कुमार जी के वीडियो में विस्तार से कर चुके हैं और आप भी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। जब क्रांति फिल्म बनकर तैयार हुई और मनोज कुमार की हर तरफ वाहवाही होने लगी तो दिलीप कुमार को यह रास नहीं आया। वो अपने आप को फिल्म में सबसे सीनियर और बेहतरीन मानते थे। उनका मानना था कि इस फिल्म को दिलीप कुमार की फिल्म के नाम से ही जाना जाना चाहिए, लेकिन जब लोगों ने इसे मनोज कुमार की फिल्म कहा तो दिलीप कुमार खुद को छोटा महसूस करने लगे। आपने पुकारा, माफ करना। और ये बात उन्हें अपने ईगो पर लगी कि जो लड़का उनकी फिल्म के किरदार का नाम रखकर हीरो बना है, आज मैं उसी की फिल्म का सिर्फ एक एक्टर बनकर रह गया हूँ। ये बात उन्हें ऐसी खली कि उन्होंने मनोज कुमार से दूरी बना ली और ऐसे खफा हुए कि मनोज कुमार से बातचीत तक करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि जब मनोज कुमार के पिता का निधन हुआ तो हर कोई वहां पहुंचा था, सिर्फ दिलीप कुमार को छोड़कर। ये बात मनोज कुमार को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई और इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए तो अपना किरदार देखकर दिलीप कुमार के सारे शिकवे दूर हो गए। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का। और उन्हें समझ में आ गया कि मनोज कुमार ने उनके काम को कितने बेहतरीन तरीके से दिखाया है और इस फिल्म ने दिलीप कुमार को एक बार फिर से लोगों की नजरों में ला दिया था। और यही वह फिल्म बनी जिसने दिलीप कुमार को दिलीप साहब बना दिया और दिलीप कुमार ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। इसके बाद विधाता फिल्म आई जिसमें दिलीप कुमार ने एक सपोर्टिंग किरदार निभाया और अपनी एक्टिंग से फिल्म का मेन हिस्सा बन गई। तकदीर है क्या जानूं मैं आशिक हूं। 1982 में ही दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन के पिता बने। फिल्म का नाम था शक्ति और इस फिल्म में भी दिलीप कुमार ने गजब का काम किया। बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। इसके बाद भी मजदूर, दुनिया, मसाल, धर्म अधिकारी जैसी कई फिल्मों में दिलीप साहब ने सपोर्टिंग किरदार निभाया और उनकी मौजूदगी ही फिल्म में बड़ी बात मानी जाती थी। अरे देखो बेचारी मर रही है, अरे मर जाएगी, बचा लो रे। 1986 में दिलीप कुमार ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था कर्मा और इस फिल्म को कौन भूल सकता है। ये गूंज सुनी तुमने? सुनी ये गूंज? फिल्म का ये गाना दे दिया है जो भी देंगे है वतन, आज भी
भी देशभक्ति की पहचान माना जाता है। यह फिल्म वैसे तो एक मल्टी स्टारर थी, लेकिन दिलीप साहब की इस फिल्म में एक अलग ही छाप देखने को मिलती है। इसके बाद कानून, अपना अपना और इज्जतदार जैसी फिल्में भी आईं, और फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसका बनना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। फिल्म का नाम था और इस फिल्म में पूरे 32 साल के बाद दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ दिखाई दिए थे। इस फिल्म से पहले दोनों कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। लेकिन सुभाष घई ने न सिर्फ दोनों को फिल्म में एक साथ लिया, बल्कि उनकी दोस्ती भी करवाई। और फिल्म का ये गाना इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी, सालों तक दोस्ती की मिसाल रहा। और सौदागर वही फिल्म थी जिससे मनीषा कोइराला और विवेक मुस्रान ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा था। दिलीप कुमार साहब आखिरी बार 1996 में आई फिल्म किला में दिखाई दिए थे, और इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। दिलीप कुमार की एक्टिंग ऐसी थी कि लोग उन्हें एक्टिंग का देवता कहते थे। हालांकि अशोक कुमार ने एक बार दिलीप कुमार से कहा था कि तुम नेचुरल एक्टिंग क्यों नहीं करते। कई बार तुम्हारी एक्टिंग देखकर लगता है कि तुम सच में एक्टिंग ही कर रहे हो। इसी के बाद दिलीप कुमार ने अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना शुरू किया था, और अशोक कुमार की बात पर दिलीप कुमार ने इतना ध्यान दिया कि फिर दोबारा कभी किसी ने उनकी एक्टिंग पर उंगली नहीं उठाई। जब दिलीप कुमार पहली बार धर्मेंद्र से मिले थे तो उन्होंने धर्मेंद्र को देखकर कहा था कि हे भगवान, मुझे धर्मेंद्र जितना हैंडसम और गुड लुकिंग क्यों नहीं बनाया। मेरी तुमसे हमेशा एक शिकायत रहेगी कि काश मैं धर्मेंद्र जितना अच्छा दिखता। जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था, और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। 1964 में एक फिल्म आई थी दोस्ती, जो इतनी बड़ी हिट हुई थी कि हर कोई इसका दीवाना हो गया था। लेकिन इस फिल्म के बाद अचानक से इस फिल्म में काम करने वाले दोनों कलाकार कहीं गायब हो गए थे, और ये अफवाह भी फैली कि दोनों की सफलता से जलकर दिलीप कुमार ने दोनों का एक्सीडेंट करवा दिया था और दोनों मर गए थे। दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हालांकि यह सिर्फ एक अफवाह थी और दिलीप कुमार का इससे कोई लेना देना नहीं था। अब हम बात करते हैं दिलीप कुमार की पर्सनल लाइफ की। 1948 में दिलीप कुमार की फिल्म आई थी शहीद, जिसकी हीरोइन थी कामिनी कौशल। दिलीप कुमार उस समय नए नए थे और वो कामिनी कौशल की सुंदरता पर मर मिटे। दोनों प्यार में पड़ गए। दोनों ने एक साथ नदिया के पार, शहीद, शबनम और आरजू जैसी फिल्मों में काम किया, और दोनों पर्दे पर रोमांस करते हुए असलियत में भी प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। तुम हंसते हो हम रोते हैं, जुल्म ये सीखा कैसे। इसी बीच कामिनी कौशल की बहन की मौत हो गई, जिसके 2 बच्चे थे, और उसके परिवार ने कामिनी को बच्चों की परवरिश के लिए अपनी बहन की जगह लेने, मतलब अपने जीजा से शादी करने पर मजबूर किया। हालांकि कामिनी दिलीप कुमार से प्यार करती थी, इसलिए वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी परिवार के दबाव के चलते उन्हें यह शादी करनी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी दिलीप कुमार का उनसे प्यार कम नहीं हुआ, और ये एक चर्चित लव स्टोरी बनने लगी। और जो तेरे बापू ने तेरा ब्याह किसी और से कर दिया तो? वाह, क्यों कर देगा? जैसे ही इसकी खबर कामिनी के घर वालों को लगी तो कामिनी के भाई ने दिलीप कुमार को खूब फटकार लगाई, और कामिनी के जीजा, जो अब उनके पति बन चुके थे, वह फिल्म के सेट पर ही कामिनी कौशल के साथ आने लगी। इस तरह दोनों में दूरियां बढ़ने लगीं, और न चाहते हुए भी दिलीप कुमार और कामिनी अलग हो गई, और उनका पहला प्यार अधूरा रह गया। इसके बाद दिलीप कुमार की जिंदगी में आई वह हीरोइन जिसकी खूबसूरती के बारे में कहा जाता था कि उसे देखकर लोग अपना होश खो बैठते थे, जिसका नाम था मधुबाला। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे तेरे कदमों। और मधुबाला और दिलीप कुमार की पहली मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दिलीप कुमार ने जब मधुबाला को देखा तो बस देखते ही रह गए, और उनके मुंह से बस यही निकला, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। धीरे धीरे दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम करने लगे। मधुबाला भी खुद को दिलीप कुमार की दीवानी होने से नहीं रोक पाई, और दोनों प्यार में पड़ गई। यह रिश्ता बहुत लंबा चला, और दोनों खुलेआम अपने प्यार की पतंग उड़ाने लगे।
लेकिन तभी एक घटना ने दोनों में दूरियां ला दी। बी.आर. चोपड़ा ने दोनों को एक फिल्म के लिए साइन किया था। फिल्म का नाम था नया दौर और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। फिल्म के कुछ सीन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शूट होने थे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने मधुबाला को इतने दूर जाने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला उस क्षेत्र में जाए जहां डकैतों का बोलबाला है। दूसरी तरफ वो दिलीप कुमार को भी पसंद नहीं करते थे और मधुबाला को दिलीप कुमार के साथ अकेले नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये अकेले होंगे तो शूटिंग कम करेंगे और कुछ कुछ ज़्यादा करेंगे। तू समझा? मधुबाला अपने पिता की बात नहीं टाल पाई और उसने फिल्म ही छोड़ दी। बी.आर. चोपड़ा मधुबाला पर खूब भड़के और उन्होंने मधुबाला पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मुकदमा दर्ज करवा दिया। दिलीप कुमार ने भी बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी। इस पर मधुबाला के पिता दिलीप कुमार पर भड़क गए और दोनों में बहस हो गई। मधुबाला को दिलीप कुमार का उनके पिता से बहस करना पसंद नहीं आया और उसने दिलीप कुमार से उनके पिता अताउल्लाह खान से माफी मांगने को कहा। मैं समझती थी कि आप में सच्चाई और शराफत का मादा जरूर होगा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में बेइंसाफी आप ही जैसे आदमियों की वजह से होती। दिलीप कुमार ने माफी मांगने से मना कर दिया। ये माफी इतनी बड़ी बन गई कि मधुबाला ने भी कह दिया कि अगर तुम मेरे पिता से माफी नहीं मांगोगे तो तुम मुझे भी भूल जाओ। दिलीप कुमार ने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा जरूरी समझा और मधुबाला को रास्ता दिखा दिया। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे और इस तरह दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी भी खत्म हो गई। दोनों के अलग होने के बाद ही फिल्म मुगल-ए-आजम आई थी, जिसमें दोनों सलीम और अनारकली बने थे और कहा जाता है कि फिल्म में दोनों प्यार करते थे, लेकिन असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए सिर्फ अपना डायलॉग बोलकर दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इसके बाद दिलीप कुमार की जिंदगी में तीसरी लड़की की एंट्री हुई और जिसका नाम था बैजंती माला। तुझे चांद के बहाने देखूं तू छत पर आजा गोरिये। बैजंती माला से पहली मुलाकात तो दिलीप कुमार की फिल्म देवदास के सेट पर ही हो गई थी, लेकिन नया दौर से मधुबाला के निकलने के बाद उस फिल्म की हीरोइन बैजंती माला को ही बनाया गया था और उसकी सिफारिश भी दिलीप कुमार ने ही की थी और बैजंती माला फिल्म के साथ साथ दिलीप कुमार की असल जिंदगी की भी हीरोइन बन गई थी। इसके बाद दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और दिलीप कुमार बैजंती माला के साथ भी प्यार की सुर्खियां बटोरने लगे। बैजंती माला भी दिलीप कुमार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे दिलीप कुमार बैजंती माला को कंट्रोल करने लगे। वो किस फिल्म में काम करेंगी और किसके साथ काम नहीं करेंगी, इसका फैसला भी दिलीप कुमार करने लगे थे और जाहिर सी बात है कि ये बैजंती माला को पसंद नहीं आ रहा था। इसी समय राज कपूर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था संगम और उन्होंने बैजंती माला को फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। मैं क्या करूं राम, मुझे पुट्ठा मिल गया। बैजंती माला राज कपूर की फिल्म नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि राज कपूर बॉलीवुड का एक बड़ा नाम हुआ करते थे। दूसरी तरफ दिलीप कुमार ये जानते थे कि राज कपूर लड़कियों को सिर्फ अंग प्रदर्शन का सामान समझते हैं और अपनी हर फिल्म में वो लड़की के कपड़े उतरवा ही लेते हैं। दिलीप कुमार ने बैजंती माला से राज कपूर की फिल्म में काम ना करने के लिए कहा, लेकिन बैजंती माला नहीं मानी और जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन पर एक गाना फिल्माया गया। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, कभी नहीं। जिसमें बैजंती माला गोपी बनी और 70 साल के राज कपूर नकली कन्हैया बने। दिलीप कुमार को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि बैजंती माला ने उनकी बात टालकर राज कपूर के साथ ना सिर्फ काम किया बल्कि वह सभी सीन देने के लिए भी तैयार हो गए जो राज कपूर उनसे चाहते थे और इस तरह दिलीप कुमार और बैजंती माला के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी थीं। इसी समय एक और हीरोइन बॉलीवुड की बुलंदियों पर थी जिसका नाम था वाहिदा रहमान। मैं हूँ साथी, तू है शराबी शराब। और उनका भी अभी अभी गुरुदत्त से ताजा रिश्ता टूटा था। उन्हें एक कंधे की जरूरत थी और वह कंधा बन गए दिलीप कुमार। अब दिलीप कुमार को नई चिड़िया मिल गई थी तो उन्होंने बैजंती माला को छोड़ दिया और वाहिदा रहमान के साथ प्यार की नाव में सवार हो गई। वाहिदा रहमान ने दिलीप कुमार को दिल दिया दर्द लिया और वो दिलीप कुमार के साथ चर्चा का विषय भी बन गई। अगर एक स्टोरी में दूसरी स्टोरी मिक्स हो रही है तो चलेगा, हम ऐसे ही ठीक है।
ये वो समय था जब दिलीप कुमार जिंदगी में थोड़ा ठहराव चाहते थे, जबकि वाहिदा रहमान दिन रात काम कर रही थी, इसलिए वह दिलीप कुमार को भी समय नहीं दे पा रही थी। वाहिदा रहमान के लिए काम प्यार से ज़्यादा जरूरी था, जबकि दिलीप कुमार इतना काम कर चुके थे कि अब वो थोड़ा रुकना चाहते थे और अपनी पर्सनल जिंदगी को थोड़ा सा जीना चाहते थे। वो वाहिदा रहमान से कई बार कहते थे कि तुम काम कम किया करो और मुझे ज़्यादा समय दिया करो, लेकिन वाहिदा रहमान उनकी बातें नहीं मानती थीं और वो लगातार काम करती रहती थी, और इसी कारण दिलीप कुमार की वाहिदा रहमान से भी दूरियां बढ़ने लगी थीं। लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस तरह से प्यार करते करते दिलीप कुमार 44 साल के हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जीवन साथी ऐसा नहीं मिल सका था जिसके साथ वो अपना घर बसा सकें। इसी समय एक चलती हुई प्रेम कहानी में दिलीप कुमार अचानक से टपक पड़ी। ये प्रेम कहानी थी बॉलीवुड के जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की। सायरा बानो शादीशुदा राजेंद्र कुमार के प्यार में पागल थीं, लेकिन उनकी मां नसीर बानो को यह रिश्ता पसंद नहीं था। वो दिलीप कुमार की दोस्त थीं, तो उन्होंने दिलीप कुमार को सायरा बानो को समझाने के लिए कहा। इसी बीच सायरा बानो और राजेंद्र कुमार के बीच भी अनबन हो गई। तभी दिलीप कुमार सायरा बानो को राजेंद्र से दूर रखने की कोशिश करने लगे। हम सफर भी कोई साथ ले। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से कहा कि तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हें तो कोई भी परफेक्ट मैन मिल जाएगा, फिर तुम शादीशुदा और गैर मुस्लिम राजेंद्र कुमार के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुम उसके पीछे मत पड़ो और किसी अच्छे से इंसान को देखकर शादी कर लो। सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की फैन थी और उन्हीं की फिल्में देखकर वह हीरोइन बनी थी। सायरा बानो ने भी तुरंत कह दिया कि ठीक है, मैं राजेंद्र कुमार को भूल जाऊंगी, लेकिन क्या आप वो परफेक्ट मैन बनेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? दिलीप कुमार खामोश रह गए। प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको, राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी। दिलीप कुमार की उम्र 44 साल थी, वहीं सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी। दिलीप कुमार सायरा बानो की मां के दोस्त थे और सायरा को अपनी बेटी समझकर समझा रहे थे, लेकिन जब सायरा ने उन्हें शादी के लिए पूछा तो वो कुछ नहीं कह सके। लेकिन जब सायरा की मां को यह पता चला तो उसने दिलीप से कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, वो नासमझ है, इसलिए उसे पति में ही एक समझदार पिता जैसी देखभाल करने वाला इंसान मिल जाएगा। दिलीप कुमार कुछ समय तक सोचते रहे और आखिरकार उन्होंने हाँ कर दी और 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली। इस शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी और हर कोई इस शादी की खबर सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। ये बॉलीवुड की पहली शादी बनी जिसने एक नई सोच को जन्म दिया और जिसके बाद कहा जाने लगा कि एज इज जस्ट अ नंबर और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। खाओ माँ कसम। दोनों खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने लगे और पूरे 14 साल तक दोनों पति पत्नी बनकर बड़े प्यार से रहे। लेकिन एक दर्द था जो दिलीप कुमार को खा रहा था और वो दर्द था पिता ना बन पाने का। शादी के इतने सालों के बाद भी उन्हें पिता बनने की खुशी नसीब नहीं हुई थी और धीरे धीरे उन्हें ये बात परेशान करने लगी। वो बे औलाद नहीं रहना चाहते थे और इसी परेशानी ने उन्हें कुछ ऐसा करने पर भी मजबूर किया जिसने उनकी जिंदगी को और भी ज्यादा कठिन बना दिया था। दिलीप कुमार की बहनों को लगता था कि सायरा बानो में कोई कमी है और वो कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए उनके भाई को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने दिलीप कुमार की मुलाकात एक ऐसी औरत से करवाई जो न सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि 3 बच्चों की मां भी थी, जिसका नाम था आसमा। और दिलीप कुमार ने उससे मिलना जुलना ऐसे शुरू किया कि चोरी छिपे उससे शादी मतलब निकाह ही कर लिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। और वह सायरा बानो के साथ साथ अपने दूसरे बंगले में आसमा के साथ भी रहने लगे। लेकिन आखिर चोरी कब तक छुपी रह सकती थी। एक दिन दिलीप कुमार की बहनों ने एक न्यूज़पेपर में एक फोटो छपवा दी और कहा कि यह दिलीप कुमार की दूसरी बीवी है और यह तस्वीर उनके हनीमून की तस्वीर है। मतलब ऐसी बहनों से अल्लाह बचाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस खबर के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया और सायरा बानो ने दिलीप कुमार से दूरी बना ली। लेकिन दिलीप कुमार का किसी ने साथ नहीं दिया। हर किसी ने सायरा बानो का समर्थन किया और दिलीप कुमार के दोस्त रिश्तेदार सब ने दिलीप कुमार को गलत बताया। लगभग 2 साल तक दिलीप कुमार ये सब झेलते रहे, लेकिन उन्होंने आसमा को छोड़ा नहीं। और 2 साल बाद दिलीप कुमार को यह समझ में आया कि जिस औलाद के लिए वो तड़प रहे हैं वो औलाद तो उन्हें ये औरत भी नहीं दे सकती।
और तब उन्हें पता चला कि शायद टेक्निकल फॉल्ट उनमें खुद है, सायरा बानो में नहीं। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ आसमा ने आसमान सिर पर उठा लिया था और अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह दिलीप कुमार की प्रॉपर्टी पर दावा करने लगी और अपने तीनों बच्चों को अपनाने के लिए दिलीप कुमार पर दबाव भी बनाने लगी। और दिलीप कुमार को भी यह समझ में आने लगा कि आसमा ने सिर्फ पैसों के लिए दिलीप कुमार से शादी की थी। दिलीप कुमार बुरी तरह से फंस गई और बड़ी मुश्किल से दिलीप कुमार को आसमा से छुटकारा मिला और दिलीप कुमार ने उसे तलाक दे दिया और वापस अपनी सायरा बानो के पास लौट आए। अब सायरा बानो बेचारी क्या करती, तो उसने भी दिलीप कुमार को माफ कर दिया और फिर से दोनों एक साथ रहने लगे। और फिर दिलीप कुमार ने अपने अंतिम समय तक सायरा बानो का साथ नहीं छोड़ा। दिलीप कुमार वो एक्टर रहे जिसे 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म श्री, दादा साहब फाल्के जैसे कई बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार वो पहले एक्टर भी रहे जिसे पाकिस्तान ने भी अपने सबसे बड़े पुरस्कार निशाने नवाज से भी सम्मानित किया था। उन्होंने सबसे ज्यादा अवार्ड जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। आज हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं जहां इंसान की जिंदगी की कुछ कीमत है, उसका कुछ मोल है। और दिलीप कुमार सन 2000 से 2006 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में दिलीप कुमार कैंसर की चपेट में आ गए और एक लंबे समय तक चले इलाज के बाद 7 जुलाई 2021 को 58 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हो गया। लेकिन वो मरकर भी नहीं मरे और हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गए।